शिक्षण के स्तर में उसके प्रतिमान में हम यहाँ पर देखेंगे। शिक्षण के स्तर छात्रों को विचारहीन अवस्था से विचारपूर्ण अवस्था के तक ले जाने की प्रक्रिया में आने वाले स्तर ही शिक्षण के स्तर होते हैं। शिक्षण के स्तर हम 3 भागों में समझ लेंगे। देखिए, पहला है स्मृति स्तर, फिर दूसरा है चिंतन स्तर, तीसरा है बोध स्तर। तो स्तर कितने हैं शिक्षण के? 3 स्तर हैं, स्मृति, चिंतन, बोध। ठीक है, अब स्मृति चिंतन देखिए क्या है। विचारहीन होता है, ठीक है, केवल तथ्य, सिद्धांतों, सूचना, नियमों आदि के प्रस्तुतिकरण को रटने पर बल, स्मृति से। अब देखिए, शिक्षण का स्थान प्रमुख तथा छात्र का स्थान गौण होता है। शिक्षण का स्थान प्रमुख और छात्र का स्थान यहाँ पर गौण माना जाएगा। ज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण होता है, सूझबूझ का अभाव होता है इसमें। और जैसे कि यहाँ पर हार्वर्ड का स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान उन्होंने दिया है। तो हार्वर्ड का स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान में उन्होंने बताया है कि प्रतिपादक जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड थे इसके। तो इनका उद्देश्य और संरचना 5 प्रमुख पद में इन्होंने बांटा है इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली भी बताई है, लेकिन यहाँ पर ये जो 5 तरह का बताया इन्होंने स्तर, वो बताते हैं। प्रस्तावना अथवा तैयारी, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर स्पष्टीकरण, फिर सामान्यीकरण, प्रयोग। इस प्रकार से उन्होंने स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो हार्वर्ड का नाम याद रखना दोस्तों, ठीक है। आप जैसे कि अब ये कैसे याद रखें, जैसे हार्वर्ड, तो हर टाइम तो स्मृति याद नहीं रहती, हर बार तो स्मृति याद नहीं रहती, भूल भी जाते ना। तो हर बार तो हार्वर्ड ऐसे याद रखो, ठीक है। हार्वर्ड का स्त्री जो स्मृति स्तर है शिक्षण प्रतिमान की विशेषता देखिए, इसमें इसके प्रतिपादक जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम है। इसे हार्वर्ड पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुतिकरण सोपान स्तर, स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान और बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए, जिसके जो सोपान है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, तुलना और सामान्यीकरण, प्रयोग। अब थोड़ा सा हम बताएंगे बोध स्तर का। बोध स्तर इसे स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के बीच की कड़ी मानी जाती है। स्मृति स्तर चिंतन स्तर के बीच की कड़ी कौन सी? बोध स्तर। इस स्तर पर परस्पर संबंधों को समझाने, नियमों को पहचाने, उनका अनुप्रयोग करने, गूढ़ भावों को समझने पर बल दिया जाता है। बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान में देखिए, बोध स्तर शिक्षण जो प्रतिमान है, इसके जो प्रतिपादक है वो हेनरी सी मॉरिसन है। हेनरी सी मॉरिसन। उद्देश्य देखिए संरचना, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण तथा परिपाक, व्यवस्था, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण, ये सब हो जाता है। इसमें भी सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली या संप्रेत प्रणाली होती है। आपको इतना सब रामायण नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है कि जो बोध स्तर है उसका जो प्रतिपादक है हेनरी सी मॉरिसन है, ठीक है। और ये जो है बोध स्तर, ये स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के बीच की कड़ी है, ठीक है। अब देखिए चिंतन स्तर, शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? चिंतन स्तर। समस्या केंद्रित होता है, मौलिक चिंतन तथा नवीन खोज पर बल देता है, कक्षा का वातावरण अधिक सजीव, उत्तेजित और आलोचनात्मक संवेदनशील होता है, ठीक है। तो सर्वोच्च शिक्षण का स्तर है वो चिंतन स्तर, ठीक है। चिंतन स्तर को हम देखिए, चिंतन स्तर में इसके जो प्रतिपादक है मॉरिस पी हार्ट है, ठीक है। इसमें उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली होती है। आप देखिए, संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। लैटिन भाषा का जो ये शब्द है कम्युनिश, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? विचार और भावना, सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण है दोस्तों। अब देखिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रमुख बिंदु हैं। संदेश की जो स्पष्टता तथा भाषा की सरलता एवं शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। संदेश को सावधानी पूर्वक समझाना चाहिए। संदेश में विश्वसनीयता होनी चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया की सरलता होनी चाहिए। संप्रेषण में समयबद्धता होनी चाहिए। संप्रेषण विधा में लचीलापन होना चाहिए। पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। संप्रेषण के घटक या कारक, अब जैसे कि कैसे ये संप्रेषण होता है, कौन कौन चाहिए, जैसे कि मैं हूँ प्रेषक, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको संदेश दे रही हूँ, ठीक है। उसके माध्यम, जैसे कि ये मोबाइल एक माध्यम है जिससे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर आप जो हैं वो प्रापक हैं, जो आप सुन रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है, वो आप प्रापक हैं, ठीक है। आप जैसे स्टूडेंट, आप जैसे मेरे भाई बहन जो मुझे सुनना है, तो आप प्रापक कहलाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हो जाएगा, फिर आप प्रतिक्रिया करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे।
और प्रतिक्रिया करने के बाद आप मुझे प्रतिपुष्टि करेंगे, ठीक है। फीडबैक देंगे मुझे, आपने अच्छा पढ़ा या आपने बेकार पढ़ाया, मुझे नहीं समझ में आया, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, फीडबैक आप मुझे देंगे। आपको मेरे पढ़ाने से आपको नॉलेज मिल रही है, आपका एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो ये प्रतिपुष्टि मतलब आप कमेंट में जब आपका एग्ज़ाम हो जाए या आपने पढ़ लिया है तो मुझे बताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, मुझे समझ में आया, तो ये प्रतिपुष्टि लास्ट में, ठीक है। अब देखिए संप्रेषण के घटक देखिए, ये सबसे पहले प्रेषक होता है, ठीक है। जो जैसे कि हमें तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें प्रेषक हो गई, ठीक है। तो मुख्य प्रेषक शिक्षक होता है, ये सूचना अपने विचार भावना को प्रेषित करता है, ठीक है। अब संदेश शिक्षण में संदेश पाठ्य वस्तु होता है, ठीक है। माध्यम रेडियो टेलीविज़न ओवरहेड प्रोजेक्टर कंप्यूटर आदि माध्यम होते हैं। प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराता है ये सब, ठीक है। मोबाइल, हम दोनों अलग अलग बैठे हैं हम लोग, ठीक है, सब लोग, तो हमारे बीच एक मोबाइल है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे प्रापक है, प्रापक संदेश को प्राप्त करने वाला प्रापक होता है, जैसे कि आप हैं, जैसे कि आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आप प्रापक या ग्राही, प्रापक को ग्राही बोलते हैं, ठीक है। विद्यार्थी मुख्य प्रापक होते हैं। प्रतिपुष्टि या पुनर्लवन होता है जो प्रापक द्वारा प्रेषक को प्राप्त होता है। अब आप प्रापक हैं आप, ठीक है, स्टूडेंट प्रापक हैं, ठीक है। और मैं क्या हूँ, मैं प्रेषक हूँ, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम प्रेषक हो गए, तो आप मेरा पढ़ के आप मुझे बताएं, तो आप मुझे बताओगे तो वो प्रतिपुष्टि हो जाएगी, ठीक है। संप्रेषण के प्रकार देखिए, संप्रेषण के प्रकार, दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण क्या है देखिए, मौखिक होता है, लिखित होता है। मौखिक में वार्ता, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि करके हम समझ लेंगे। लिखित में आप लेटर वगैरह करके, ठीक है, शाब्दिक करो। अब अशाब्दिक देखिए, वाणी या आवाज़ द्वारा संप्रेषण। अशाब्दिक क्या हो जाएगा, वाणी या आवाज़ द्वारा संप्रेषण। भाव भंगिमा, मुख मुद्रा से संप्रेषण, स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण, ठीक है, तो अशाब्दिक हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्या है थोड़ा सा बताते हैं। प्रभावी संप्रेषण के तरीके, शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट तथा विशिष्ट होना चाहिए। कक्षा का वातावरण सरल, सौहार्द, स्नेह तथा सहानुभूति युक्त होना चाहिए। संप्रेषण प्रेरक होना चाहिए। संप्रेषण बाल केंद्रित होना चाहिए। संप्रेषण सुनियोजित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक इस बात को याद रखना। अब देखिए विषय वस्तु में क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। शिक्षण उपचारात्मक होना चाहिए। संप्रेषण माध्यम में शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए शिक्षण के सिद्धांत, देखिए शिक्षण के जो सिद्धांत है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत है। ये सब शिक्षण के सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थोड़ा सा और बताते हैं, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, पूर्ववलन का सिद्धांत। तो ये सब शिक्षण के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षण के सूत्र देखिए, शिक्षण के जो सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, जहाँ कहीं सरल से कठिन की ओर है सही जाएगा आपका। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण, ठीक है, ये सब